हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर की स्टार्टिंग किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने आपको साइंस के ओरिजिन के बारे में बताया था और भौतिक विज्ञान के भी ओरिजिन के बारे में बताया था। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक शब्द का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। आज स्टूडेंट्स हम उसके आगे बताएंगे। उसके आगे देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं रोमांच है वो क्या है, काफी बड़ा है। भौतिकी के जो कार्य क्षेत्र का जो दायरा है वो काफी वाइड है, यानी बहुत लंबा रेंज है। कहीं पे छोटी छोटी चीजों के बारे में स्टडी किया जाएगा, कहीं पे बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस यानी बहुत लंबे दूरियों के बारे में, लंबे समय के बारे में, यानी समय, दूरी, चाल, इन सब के लॉन्ग मैग्नीट्यूड के रेंज में हम स्टडी करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया। यानी भौतिकी के कार्य क्षेत्र के दायरे को देखो, यानी कहीं पे हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं पे हम बड़े बड़े अमाउंट के चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए फिजिक्स के कार्य क्षेत्र को क्या दो भागों में बांट दिया गया। पहला स्थूल, स्थूल का मतलब क्या, मैं इंग्लिश में इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है ना। इसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के यानी एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब की दूरियां, इन सब के आकार, साइज, शेप, यानी और ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यानी आकाशीय पिंडों की दूरियां जो है और इसमें होने वाले परिवर्तन, यानी लंबे लंबे मैग्नीट्यूड के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। तो ये आएगा आपका स्थूल यानी माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आएगा। और वहीं दूसरे साइड में जो है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटा, यानी इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, अगर कहीं किसी जीवाणु को, वायरस को देखना रहता है तो आप क्या करें, माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो वही छोटी चीज को देखते हैं ना माइक्रोस्कोप से। और टेलीस्कोप रहेगा तो टेलीस्कोप से क्या लंबे डिस्टेंस को देखेंगे, यानी चंद्रमा, सूर्य, तारों के साइज को अच्छे से देखना है तो टेलीस्कोप लगा के देखते हैं। तो ये स्थूल के अंतर्गत आएगा। और वहीं क्या सूक्ष्म चीजों को देखना है तो क्या माइक्रोस्कोप लगा कैसे देखेंगे, क्या छोटी छोटी चीजों के, क्वांटम मैकेनिक्स यानी, और इसके अंतर्गत हम क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, जैसे आप क्या करते हैं, परमाणु हो गया है ना, परमाणु के साइज, अणु हो गया, अणु के साइज है ना, परमाणु, अणु, नाभिक हो गया, इन सब की चीजों या इनमें होने वाले घटनाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं क्वांटम यांत्रिक यानी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस विच वी हैव टू स्टडी। ये क्या है, साइंस के ब्रांचेज हैं जिसको हमें स्टडी करना है ना। 11, 12 दोनों मिला करके हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। ये बताना भी थोड़ा जरूरी था, है ना। तो इसलिए हमने अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसको भी इंक्लूड कर लिया है, इसको भी हमने आपको बता दिया। देखिए अब इसको क्या कहते हैं, स्थूल वाले में क्या, चिर सम्मत यांत्रिकी, इसी को क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, यांत्रिकी पढ़ेंगे, उष्मागतिकी पढ़ेंगे, है ना। यांत्रिकी में क्या, ठीक है ना, अब क्या कोई तार है ना, ऐसा खींच दो, लेंथ इसका बढ़ गया, दुबला पतला हो गया, तो इसको हम स्टडी करेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत स्टडी करेंगे, है ना। कोई रोड नापना है, 20 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है ना, यांत्रिकी के अंतर्गत मेजरमेंट लेंगे उसको, ठीक है ना। इसी तरीके से बाइक लेके चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं हम लोग, बाइक चलाते हैं, कितनी स्पीड से जाएंगे, कितने स्लो जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया उष्मागतिकी, उष्मा का कॉन्सेप्ट जानते हैं ना, उष्मा किसी वस्तु को गर्म करना, ठंडा करना,
तो उससे रिलेटेड जो भी चीज हम पढ़ेंगे उष्मागत की, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रकाशिकी में, प्रकाश देखते हैं ना, दिखाई दे रहा है ना, लाइट, प्रकाशिकी का अंतर्गत हम प्रकाश से संबंधित चीजों को अध्ययन करें, यानी प्रकाश से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है, उसको हम इसके अंतर्गत करेंगे। दोलन तथा तरंगे, है ना, दोलन क्या होता है, ऐसे घड़ी का पेंडुलम देखे ना, क्या करता है घड़ी का पेंडुलम, ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे दोलन करता है ना, ऐसे क्या करेंगे, अभी मार दे एक झापड़ किसी को कान पे, कान झनझनाने लगता है, दोलन होता है, वहां पे भी वाइब्रेशन, है ना, ये चीजें, तो वहां से क्या होती है, तरंगे भी निकले। किसी आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, उसके हथौड़े से एक बार प्रहार करिए, देखिए क्या होगा, वो झंझनाहट के साथ उसमें क्या होगा, आवाज निकलेगा। तो क्या होता है, ध्वनि तो निकलेगा, वो तरंगों के रूप में, ठीक है ना। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, क्या होगा, दोलन और तरंगों के बारे में हमें पढ़ना है, यानी ऑक्सीलेशन वेव्स। वैद्युत गति के, है ना, घर में तार हो रहा है ना, लाइट है चल रहा है ना, कहीं बिजली के तार को छू दो, करंट मारता है ना, क्यों मारता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग वैद्युत गति में पढ़ेंगे, यानी आवेश, विद्युत धारा, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, इसके बारे में हमने बता दिया, अणु परमाणु नाभिक, इन सब चीजों के बारे में। अब स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर है ना, इसको हमने, अब देखिए हम अपने अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति में मूल बल, नेचर में स्टडी कर रहे हैं ना, तो नेचर में फोर्सेज भी होते हैं। कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, कैसे फोर्सेज होते हैं, हम लोग कैसे चल लेते हैं, हम लोग क्यों खड़े ही रह जाते हैं, तमाम ऐसे चीजें हैं, है ना। अभी बर्फ की सिल्ली पे आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, नहीं दौड़ पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड हैं। अब देखिए प्रकृति में, अब हम बल के मूल बल कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, उसको पढ़ने से पहले बल जाने, बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 6 में, 5 में, जब भी आपको बल के बारे में पढ़ाया गया, क्या बोलते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है, या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या तो परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब बल लगाते हैं, यानी धक्का देते हैं किसी को, तो अपने जगह से दूसरे जगह चला जाएगा ना। कहने का मतलब, बल की बात अगर करेंगे तो बल हम यही कहेंगे क्या होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन या तो करने का प्रयास करेगा, या तो परिवर्तन कर देता है। यानी हम क्या बोलेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ऐसे भी बोलिए। या क्या बोलेंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में या तो परिवर्तन करने का प्रयास कर देता है, या तो परिवर्तन कर ही देता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बल के बारे में। देखिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन का या तो प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। ठीक, अब क्या है, इसका शेप है ना, बल लगाए, देखिए इसका आकार अब बदल गया, ऐसा हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, अब इस पे हम ज्यादा फोर्स लगा दें, ये टूट जाए, तो क्या होगा, इसका आकृति बदल गया ना। तो क्या, बल के द्वारा ही ये पॉसिबिलिटी हो रही है। अब देखिए बल क्या होते हैं प्रकृति में, देखिए मूल बल, ये मुख्य रूप से 4 बल होते हैं प्रकृति में, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है ना। अब इन सभी बलों के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे चैप्टरों में, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि वास्तव में ये बल होते क्या, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, और उनके बीच लगने वाला जो खींचने वाला बल है वही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो आप क्या कहेंगे, कोई भी 2 द्रव्यात्मक कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, ठीक है ना। कोई 2 द्रव्यात्मक कण ले लीजिए,
हमेशा एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करेंगे वह आकर्षण का बल ही इनके बीच लगने वाला क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, तो क्या होगा, किन्हीं दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल ही क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो क्या होता है, इन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इनका जो द्रव्यमान होगा उनके अनुक्रमानुपाती M1 M2 के, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पूरा मिला देंगे दोनों को, क्या मिल जाएगा, या प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपन R²। फिलहाल इन सब चीजों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। तो ये बहुत डिस्क्राइब मैं नहीं यहाँ करूंगा क्योंकि हमको एक स्पेशलिस्ट चैप्टर पढ़ना है इन चीजों के संबंध में। ठीक, विद्युत चुंबकीय बल, अगर दो कण आवेशित है जिन पे आवेश है, चार्ज है, ठीक है ना, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वह विद्युत चुंबकीय बल होगा। या सीधे आप कह सकते हैं जहाँ विद्युत क्षेत्र हो, जहाँ वैद्युत हो, वहां कोई आवेशित कण है तो उस पर कोई बल लगेगा ना, वह वैद्युत बल कहलाएगा। ठीक, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक हम आप पढ़ेंगे कि हर परमाणु के जो मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। ठीक, तो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या होता है, एक बल बांधे रखता है, और जिस बल से वे बांधे रहते हैं वही क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ये वैल्यू काफी ज्यादा होता है, काफी स्ट्रांग होता है। क्षीण नाभिकीय बल क्या होगा, जैसे रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है तो बीटा कण निकलता है। ये सारे टर्म आप आगे पढ़ोगे स्टूडेंट, यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, अब रेडियो एक्टिवता क्या होती है सारे आपको बताया जाएगा। सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि कभी जब भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, यानी जहाँ से रेडिएशन होता है, बीटा कण निकलता है तो वहां पर भी कुछ बल कार्य करते हैं। वहां पे कार्य करने वाले बल को क्या हो, क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, तो ये सारे कंटेंट आज हमने बता दिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर था। अब इसके बाद एक लेक्चर और मैं दूंगा इंट्रोडक्शन का, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। यानी भौतिक जगत जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन के रूप में, वो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।